हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं बीपीएससी टीचर के लिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। मैं इसका स्टार भी बताता रहूँगा उस क्वेश्चन से संबंधित। तो उम्मीद मानिए कि 50 क्वेश्चन हो जाएंगे 20 क्वेश्चन से, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से देखते हैं दोस्तों कि आप कितना सही आंसर दे पाते हैं। और 20 में से 15 सही देते हैं दोस्तों तो वाकई में आप अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं। एकदम आप जो जी जान लगा दे रहे हैं दोस्तों, अध्यापक बनने के लिए जी जान लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तब, ठीक है। यहाँ पर गोला दिया गया तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। गोला किया गया है इसका मतलब कि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण है। एससीईआरटी पर सभी संबंधित क्वेश्चन है। जो एससीईआरटी होता है बिहार में एग्जाम एससीईआरटी लेता है, ठीक ना। एससीईआरटी की बुक लगती है तो उसी से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो किस नगर से दोस्तों एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो क्या हो जाएगा पहले का आंसर? तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा लोथल हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों लोथल से क्या मिला है दोस्तों? लोथल के बंदरगाह का नाम याद रखिएगा गोदीवाड़ा, ठीक ना। लोथल से जो बंदरगाह मिला है उसका क्या नाम है? गोदीवाड़ा नाम है, गोदीवाड़ा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और याद रखिए दोस्तों कि कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हैं, ठीक ना, जूते हुए खेत मिले हैं, ठीक ना। और याद कर सकते हैं मोहनजोदड़ो से दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला। हड़प्पा के बारे में भी याद रख सकते हैं, इसको महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है ना। तो मातृ देवी की मूर्ति दोस्तों कहाँ से मिली? देखिए दोस्तों मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, ठीक ना, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? तो ये मिली है दोस्तों हड़प्पा से, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पहला का। देख रहे हैं ना दोस्तों, एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन बताया है, तो आप इसी से गिन लीजिए कि 20 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूसरा है कि वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है, यानी वैदिक काल में कितने दर्शन है, दर्शनों की संख्या पूछ रहा है। 6, 4, 8, 5। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 है। तो वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि वैदिक संस्कृति मुख्यतः किस प्रकार की थी? जो वैदिक संस्कृति थी किस प्रकार की थी? नगरीय थी कि ग्रामीण थी कि असामाजिक थी कि उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा ग्रामीण थी, ठीक है। वैदिक संस्कृति थी किस प्रकार की थी? तो वो ग्रामीण थी, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पाषाण काल जो चला था, पाषाण काल, तो पाषाण काल कैसा था? तो पाषाण काल दोस्तों ये ग्रामीण था। पाषाण काल कैसा था? ग्रामीण था। उसके बाद आया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों शहरी थी, ठीक ना। शहरी कहे या नगरी कहे, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। और उसके बाद आया दोस्तों वैदिक काल। वैदिक काल आया जो कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वैदिक काल कैसा था? तो ग्रामीण था, ठीक ना। थोड़ा आवाज़ भारी लग रहा होगा दोस्तों, ठीक ना, आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, भारी हो गया है, तो उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों पाषाण काल कैसा था? ग्रामीण था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी या नगरी थी। वैदिक काल सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? महत्वपूर्ण है कि सिकंदर जब आक्रमण किया था दोस्तों तो उस समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है बिंबिसार, दहरानंद, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा दोस्तों चौथे का आंसर? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख ले रहे हैं, चौथा नंबर है। चौथा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घानानंद, ठीक है। घानानंद था उस समय वहाँ का राजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाँचवा नंबर है दोस्तों कि सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें ऋग्वेद के बारे में पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। तो उसके बारे में कह रहा है कि ईश्वर स्तुति के मंत्र है ऋग्वेद में, कि वैदिक योगियों की विधि है, कि केवल आर्य संस्कृति का वर्णन है, कि हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है। तो ऋग्वेद के बारे में पूछ रहा है कि क्या है? तो क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर? तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
ईश्वर स्तुति के मंत्र है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, ईश्वर स्तुति के मंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 6वां नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार किस स्थान में स्थित है। महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्नानागार है किस स्थान में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर या आलमगीरपुर। क्या हो जाएगा 6 का आंसर, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो में दोस्तों सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। और याद रखिए दोस्तों, देखिए रंगपुर से क्या मिला है, रंगपुर जो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो रंगपुर से क्या मिला है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों रंगपुर से धान की भूसी मिली है, ठीक है। धान की भूसी मिली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। धान की भूसी कहाँ से मिली है, रंगपुर से मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, हाँ ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, हरियाणा में है कि राजस्थान में है कि गुजरात में है कि पंजाब में है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या हो जाएगा 7वें का आंसर, 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा क्या है, राजस्थान में है। कालीबंगा से क्या मिला है, अभी मैंने बताया था कि जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों हरियाणा कहाँ है, तो हरियाणा दोस्तों, हरियाणा में क्या है, तो बनावली कहाँ पाई जाती है दोस्तों, बनावली, तो बनावली हरियाणा में पाई जाती है, ठीक है। बनावली हरियाणा में पाई जाती है। गुजरात में बहुत मिलते हैं दोस्तों, गुजरात में बहुत वहाँ के सभ्यता मिलती है। तो गुजरात में देखिए क्या क्या, गुजरात में धौलावीरा मिलता है, जो कि पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा है धौलावीरा का, ठीक ना। तो गुजरात में धौलावीरा मिलता है। फिर सुरकोटदा मिलता है, सुरकोटदा नाम सुनने होंगे आपने, सुरकोटदा। रंगपुर भी मिलता है, ठीक ना। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। और लोथल तो आप जानते हैं, ये लोथल भी कहाँ है, गुजरात में है। तो ये सभी जगह कहाँ मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, ठीक ना। और पंजाब में भी याद कर सकते हैं, पंजाब में क्या मिलता है, तो पंजाब में रोपड़ है, 1 मिनट, पंजाब में क्या है, रोपड़ कहाँ मिलता है दोस्तों, रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है रोपड़ जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में आर्यों की क्या विशेषता नहीं थी, आर्यों की क्या विशेषता नहीं थी। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, सामाजिक जीवन का आधार परिवार था, धर्मांधता या मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या हो जाएगा 8 का आंसर, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धर्मांधता। तो आर्यों की क्या विशेषता नहीं थी, तो ये धर्मांधता नहीं थे, धर्मांधता में विश्वास नहीं रखते, यानी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। तो 8वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रथम ग्रंथ कौन माना जाता है, भृंग संहिता, ऋग्वेद, मनुस्मृति या जातक। क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऋग्वेद माना जाता है, ठीक है। तो आर्यों का प्रथम ग्रंथ कौन माना जाता है, तो ये ऋग्वेद माना जाता है। मनुस्मृति याद रखिएगा दोस्तों, मनुस्मृति किसने लिखा है, तो मनु ने ही लिखा है, ठीक है ना। मनु ने ही मनुस्मृति लिखा है, याद रखिएगा। और जातक जानते हैं दोस्तों, जातक ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, जातक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त था। महत्वपूर्ण है कि किस पशु को धार्मिक व आर्थिक रूप से सर्वाधिक सम्मान मिलता था, ठीक ना। गाय को कि बैल को कि घोड़ा को कि सिंह को। क्या हो जाएगा 10 का आंसर, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप बता दिए होंगे, आसान क्वेश्चन है, गाय को मिलता था सर्वाधिक सम्मान मिलता था, ठीक ना। और याद रखिएगा दोस्तों, देखिए वैदिक काल की बात है दोस्तों, देखिए वैदिक काल की अगर पूछे दोस्तों आपसे कि वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी दोस्तों, तो बड़ी इकाई सबसे जन होती थी, ठीक ना। वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी। और सबसे छोटी इकाई पूछे कि वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई गाँव होती थी, ठीक ना, गाँव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर जैन मत के प्रवर्तक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यानी महावीर स्वामी का जैन मत के प्रवर्तक के अनुसार उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली के पास, कि 3य शताब्दी ईसा पूर्व में कुशीनगर के पास,
कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पावापुरी के पास या 4th शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास। क्या हो जाएगा 11 का आंसर? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली के पास उनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 12 नंबर है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 527 ईसा पूर्व गया में, कि 567 ईसा पूर्व कुशीनगर में, कि 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, कि 327 ईसा पूर्व सारनाथ में। क्या हो जाएगा 12 का आंसर? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। ठीक ना, याद रखिएगा, लुब जन्म ले रहते हैं, जबकि उनका कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। ठीक ना, तो कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। लुम्बिनी वाला कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है कि सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने उपदेश किस स्थान पर दिया था? महत्वपूर्ण है कि उपदेश किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, कि बोध गया में, कि सारनाथ में, कि वैशाली में। तब अभी मैंने बताया कि लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था, ठीक ना, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो उनका प्रथम उपदेश कहाँ दिया था ये पूछ रहा है। ठीक ना, उपदेश किस स्थान पर दिया था गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम? 13 का क्या हो जाएगा आंसर? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ठीक ना, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों बौद्ध धर्म में? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा था? 13 नंबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? महत्वपूर्ण है कि त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है। तो 14 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन है दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, कि सम्यक चिंतन। क्या हो जाएगा 14 का आंसर? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी, सम्यक चिंतन शामिल नहीं है। ठीक ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को ही सम्यक आचरण कभी कभी लिखता है, तो आचरण भी याद रखेगा। ठीक ना, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है त्रिरत्न में। 15 नंबर देखते हैं, भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली थी? महत्वपूर्ण है कि मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य के, कि अशोक के, कि समुद्रगुप्त के, कि बिंदुसार के? अपना कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा दोस्तों कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक ना, इससे आपको ही फायदा होगा कि आप जानेंगे कि आप कितने पानी में है। ठीक ना, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। ठीक ना, आसान क्वेश्चन है और कुछ भारी भी क्वेश्चन है। ठीक ना, याद रखिएगा दोस्तों चाणक्य के बारे में। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था। ठीक ना दोस्तों, चाणक्य की पुस्तक याद रखिएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो चाणक्य ने ही लिखा है। ठीक ना, अर्थशास्त्र में अर्थ की जानकारी नहीं है, राजनीति की जानकारी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना, कई बार एग्जाम में पूछा है। 15 हो गया। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है कि कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 16 का आंसर? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारी रक्तपात देखकर दोस्तों बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो एक क्वेश्चन बन गया कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, देखिए दोस्तों कलिंग युद्ध आया है, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 है कि कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक ना, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, बिंदुसार? क्या हो जाएगा 17 का आंसर? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कनिष्क। ठीक ना, तो कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो कनिष्क के समय हुआ। ठीक ना, कनिष्क याद रखिए दोस्तों, कनिष्क के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के समय ही हुई थी। ठीक ना, उस समय अध्यक्ष कौन था दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का? तो वसुमित्र अध्यक्ष था। ठीक ना, वसुमित्र अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष था। ये याद रखिएगा, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति वाला खूब पूछता है एग्जाम में। ठीक ना, और एक अशोक वाला खूब पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है, एक मिनट दोस्तों, 18 नंबर है कि भारत को स्वर्ण युग
किस वंश के शासक काल को कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, मोबाइल बनाने में दिक्कत हो जा रहा है दोस्तों। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासन काल को कहा जाता है? गुप्त काल को, कि वर्धन काल को, कि मौर्य काल को, कि कुषाण काल को? क्या हो जाएगा 18 का आंसर? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुप्त काल को दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया था? शुद्ध सोने के, तो कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था, ठीक है, कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। लेकिन अगर पूछे कि अशुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो गुप्त में एक राजा था दोस्तों, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय दोस्तों अशुद्ध सोने का सिक्का चला था, ठीक ना। एक और याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके समय चला था, किस काल के समय, तो गुप्त वंश के शासन काल में ही चला था सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक ना। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 है कि विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा था? उज्जैन था, कि वाराणसी था, कि धारवाड़ था, कि विदिशा था, ठीक ना। यानी कौन मुख्य केंद्र था विद्या, कला और साहित्य का, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 19 का आंसर दोस्तों? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्जैन था, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म में, कि कला में, कि साहित्य में, कि वास्तुकला में? क्या हो जाएगा 20 का आंसर? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला में ज़्यादा विकास हुआ था, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर, ठीक ना। वीडियो को लाइक से ज़रूर करिए, इससे मुझे ही मनोबल मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।